हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार वडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा 7th क्लास का हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है, हम लोग उसको देख रहे हैं। और हम लोग उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हजार वर्षों के दौरान हुए आपके परिवर्तन की पड़ताल, यानी कि जो लगभग हजार वर्षों में जो आपके चेंजेस हुए हैं उनकी हम लोग जांच कर रहे हैं। और जांच का स्तर क्या है? हम लोग आपका राजनीतिक, आपका धार्मिक, आपका सामाजिक, आपका कल्चरल, आपका कुछ उसमें जो स्थापित आपकी चीजें हैं, उन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे हैं। और इतिहास में कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे उनके शब्दावलियों के मीनिंग बदल जाते हैं, उन सब विषय को, उन सब छोटी छोटी आपकी चीजों को हम लोग अपने चैप्टर के अंतर्गत उनको समाहित करते हुए और सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए हम लोग अपने चैप्टर को प्रारंभ कर रहे हैं। क्लियर है? ये आपको सबको ध्यान रखना है कि कोई चीज आपसे छूटे ना, और आप प्रॉपर सब चीजों का रिवीजन करते रहिए, ताकि किसी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना डाउट हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? और जितने भी आपके सारे सब्जेक्ट आपकी आपकी कक्षा आगे आपका चल रहे हैं, चाहे मैथ हो, बच्चों गणित हो, चाहे आपका विज्ञान वर्ग में हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, और जो भी एसएसटी है आपका, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सबको बिल्कुल समयबद्ध तरीके पर बहुत अच्छे से पढ़िएगा। किसी को छोड़ना नहीं है, सबको बराबर लेके चलना है। ठीक है? ये सब आप लोग ऐसे करेंगे तो मान लीजिए कोई भी विषय आपसे नहीं छूटेगा और सारे विषय में आपकी बहुत अच्छी कमांड होगी। तो वापस हम लोग वहीं चलते हैं जहां से हमारा चैप्टर आपका छूटा था, वहां से आगे हम लोग अपना आगे प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ये देख रहे थे, सबसे पहले आपको ध्यान होगा, चलिए वापस मैं आपको दिखाता हूँ। अपने रेड का चित्र देख ही चुके थे आप कि रेड के चित्र में क्या था, आप उस चीज को बहुत अच्छे से देख लिए थे। और साथ ही में आप क्या देखे थे बच्चों? आप ये भी चीजें जो थी आप देख ली थी, सामाजिक एवं और मतलब और राजनीतिक समूह। कौन से? नए नए वाले हमको राजनीतिक और सामाजिक समूह देख रहे थे। और जैसे हमने देखा क्या क्या चीजों में, हमारे खान पान में किस तरह राजनीतिक चीजों में आपका परिवर्तन आया, उस परिवर्तन की बात हम लोग अपने चैप्टर में आपका बच्चों कर रहे थे। क्लियर है? हम लोगों ने राजपूत के बारे में पढ़ा कि राजपूत शब्द कौन था, राजपूत शब्द का अर्थ क्या था, कितनी सदी में हमारे सामने आया। आमतौर पर राजपूत को योद्धा वर्ग लोग लगाते थे। किन किन लोगों ने राजपूत शब्द का फायदा उठाया, यानी कि अपने आप को राजपूत बताया। हम उन सब चीजों को इसमें आपका चैप्टर के अंतर्गत जो था बच्चों, हम उनको देख पाए और उनको जान पाए कि उनकी क्या स्थिति थी, क्या चीजें थी। क्लियर है? इतना आपको जो है ध्यान होगा। और हम लोग कल यहाँ तक अपना अंतिम कर चुके थे। हम लोग क्या करना है, आज यहाँ से यहाँ तक हम पढ़े थे, आज हम इस पैराग्राफ से हम लोग अपना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए। पूरे काल के दौरान क्रम से जंगलों की कटाई हो रही थी। अब हो क्या रहा था कि जितना हम पूरा काल पढ़े उसमें क्या स्टार्टिंग हो गई है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग। जो जंगल हैं, उन जंगलों की जो आपकी कटाई है वो हो रही थी, और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। और जो अब खेत का एरिया है, जो लैंड एरिया, जो एग्रीकल्चर बेस एरिया है, उसमें क्या हो रहा था, वो आपका बढ़ता जा रहा था। और जितनी खेती की जो आपकी चीजें थी, जैसे जो आपका जमीन है, वो आपका इसका क्षेत्र है, वो एरिया वो आपका बढ़ रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्र की अपेक्षा बहुत तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। अब देखिए, पेड़ों को काटकर जो आपकी कृषि की जा रही थी हर क्षेत्र में, ये अधिकतर काम हो रहे थे। और दूसरी बात यह है कि कहीं जो एक गति थी वृक्षों को काटकर तेजी से खेती करने की, कहीं बहुत तेज थी तो कहीं धीमी थी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनमें बहुत तेज और बहुत पूरे तरीके से काम किया गया। प्रवास में परिवर्तन के कारण नई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। जब वन कट जाएंगे तो जो लोग वन में निवास कर रहे हैं तो उनको मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना निवास छोड़ना पड़ेगा। और उनको क्या करना पड़ेगा भाई? उनका जीवन किस चलता है? वन की संपदा से। जब वन ही नष्ट हो जाएंगे तो संपदा कहां से आएगी? ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो वनवासी थे वो क्या हो गए बेचारे? देखिए, कई वनवासी मजबूर होकर क्या करना पड़ा, जो उनका स्थान था उनको छोड़ना पड़ा। और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे। अब क्या करने लगे? जो जमीन है उसकी भी क्या करने लगे, वो आपका जुताई करने लगे। और क्या बन गया? आपका कृषक, यानी कि किसान बन गए। कृषकों को ये नए समूह
क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित लगे। अब कह रहे कि जो ये नए आपके समूह बने, जिसमें एक नया, आप देखिए एक वनवासी आपका एग्रीकल्चर में आया है, तो एक नया समूह बना। इस नए समूह में जो आपके क्षेत्रीय बाजार थे, जो आपके लोकल मार्केट थी, जो मुखिया थे, पुजारी थे, मठ थे, मंदिर, ये सब क्या होने लगे आपके? प्रभावित। कैसे लगे? प्रभावित। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। हुआ क्या कि वो क्या बने? आपका बड़े और जो आपका जटिल है, बड़ा और जो आपका जटिल समाज के क्या बन गए? आपका अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। क्या करने पड़ते थे उनको? ध्यान दीजिए ना आपको, कि जो उनको क्या चुकाना पड़ता था? आपका टैक्स चुकाना पड़ता था, और जो स्थानीय वर्ग के जो बेगारी थी वो उनको करनी पड़ती थी। परिमाण स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। अब जो आपका किसान है, उनके बीच कैसे आपको डिफरेंसेस दिखाई देंगे आपको बच्चों? ध्यान रखिए, उनके बीच आप देखेंगे तो उनके बीच जो है बच्चों, आप देखिए जो आर्थिक है और जो क्या है आपके सामाजिक, जो डिफरेंस है ये हमारे सामने आने लगे। ठीक है, कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती में खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। अब देखिए सबका अलग अलग है। किसी की जमीन उपजाऊ है तो उसका बेनिफिट है, कुछ लोग अपने फायदे के लिए ही, लाभ के लिए मवेशी यानी कि पशु पाल रहे हैं। क्लियर है? कुछ खेती के खाली समय में आपके कोई ना कोई किसी के यहाँ काम कर लिया, कुछ ना कुछ काम कर लिया करते थे। देखिए जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बट जाने लगे। आप देखिए यही यहां से ही हमारे सामने जो है, आप देखेंगे कि 1000 वर्ष से पहले जाति और उपजाति हमारे सामने निकल कर सामने आएंगी। अब तक कैसे थे? सेम थे। जब उनके आर्थिक यानी कि पैसे में अंतर आने लगा, एक जिसकी आय है उसके पारिवारिक आय उच्च है, एक की निम्न है, तो उनके भी डिफरेंसेस आएंगे अपनी बातों को लेकर। और फिर सामाजिक भी जो अंतर हैं वो भी हम लोगों को साफ दिखाई देंगे। जैसे एक व्यक्ति है जिसके पास जमीन कम है, एक व्यक्ति है जैसे जमीन ज्यादा है, तो आप देखिए उसका रहन सहन, कल्चर, सारे में बदलाव आएगा उसका। बिल्कुल जाहिर बात है कि उन सब में कैसा आएगा? उनमें आपका बदलाव आएगा। ठीक है, देखिए, और पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा दिया गया। अब देखिए, अब जो आपकी जाति बटी हैं और कुछ कैसी बटी हैं? उपजाति। इन बढ़ जाने में क्या है आपका? जैसी आपकी पृष्ठभूमि है और जैसा आपका व्यवसाय है, उसके आधार पर क्या मिला आपको? समाज में ऊंचा स्टेटस, या फिर आपका नीचा जो आपका स्टेटस है, जो आपको दर्जा दिया गया। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। यानी कि आपके पास ज्यादा जमीन है, आपका अच्छा काम है, ज्यादा मवेशी, तो आप कैसे हुए? ऊंचे। और आपका काम अच्छा नहीं है, आप जीवन जी रहे हैं बस एक सिंपल सा, तो आप किस दर्जा के हुए? क्या स्टेटस हुआ? नीचा। क्लियर है? किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है। ध्यान दीजिए, ये देखना है विशेष रूप से कितनी आपकी सत्ता है। हमें ये देखना है कि कितनी आपकी क्या है बच्चों? सत्ता है। ये हम लोगों को वो आपका देखना है कि किसकी कितनी आपकी सत्ता रही है। ये हमें इन सब चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, और उसका प्रभाव क्या है, और कितना हमारा जो आपके संसाधन, मतलब जो भी आपकी चीजें हैं, उन पर किसका नियंत्रण है। इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। यानी कि कोई जाति है तो उसका कोई भी स्टेटस, कोई भी पद इस क्षेत्र में हो सकता, दूसरे क्षेत्र में कुछ और अलग हो सकता था। ये सब सारे बदलाव अलग अलग थे। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये आपका दर्जा था, ये क्या नहीं था आपका? स्थायी नहीं था। ये बदल सकता था, इसमें चेंजेस आ सकते थे। आपकी आय के अकॉर्डिंग सारी चीजें आपकी बदल जाती थी। ठीक है, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। अब देखिए, जो भी आपकी जातियां हैं वो क्या करती थी? अपने सदस्यों के लिए
उनका जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करती थी बच्चों, वो बनाती थी अपना अपना नियम, कि हमारी जाति का क्या नियम होगा, कैसे हम अपने सदस्यों को नियंत्रण करेंगे, वो सब उनके ऊपर क्या करता था, आपका डिपेंड करता था। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, यानी कि जो नियम माने जाएंगे किसी वर्ग के, आपके किसी समुदाय के, उनको पालन करवाने की जो आपकी जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, बड़े बुजुर्गों की एक जो आपकी सभा थी उसकी जिम्मेदारी थी। क्लियर है? कौन करवाएगी, वो करवाएगी। जिससे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता है, और उसको क्या कहा गया आपका, कुछ क्षेत्रों में उसको जाति पंचायत कहते थे। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रीति रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। होता क्या था, जो लोग थे अपनी जाति के, उनका निवास था, उस निवास के कुछ रीति रिवाज का भी जो उनको पालन था वो करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन गांवों पर क्या था, आपका जो मुखिया हैं उन मुखियाओं का शासन होता था। देखिए हेड भी होते थे गांव में, कि जो पूरी शासन व्यवस्था को आपका देखते थे, उस शासन व्यवस्था को आपका चलाते थे। मिलाकर वे किसी राज्य की छोटी इकाई भर होती थी। होता क्या था कि अगर मेल जो अगर देखें सारी चीजों को, तो कोई अगर आपका राज्य है तो उस राज्य की क्या थी, छोटी इकाई भर होती थी। यानी कौन, जो गांव का जो पूरा सिस्टम है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे उसको नियंत्रण करना है, अपने समुदाय सदस्यों को क्या उनका नियम है, कैसे बुजुर्ग उन पर नियम बनवाते थे, कैसे उनकी सभा उनको लागू करवाती थी, इन सबको मिलाकर एक क्या बनती थी, आपको बच्चों पता होना चाहिए, एक छोटी इकाई भर आपका ये सब चीजें आपकी बनती थी। ये आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक है? अब देखिए क्षेत्र और राज्य, हम लोगों को क्या देखना है आपका, हम लोगों को क्षेत्र और राज्य देखने हैं कि क्या क्षेत्र है और क्या राज्य है। हम इस पर आपका विचार करेंगे। देखिए थोड़ा इसको देखिए। अब आपने नए राजनीतिक और सामाजिक समूह तो आपने देखा कि जैसे राजपूत वर्ग निकल के आया, जो वन के लोग थे वो आपका कृषि करने लग गए, उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया, आपने उन सबको इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों ने क्या है बहुत अच्छे से देख लिया कि कैसे किस प्रकार का जो है वो आपका जो है बच्चों बदलाव हो रहा है। ये आपको ने इस सब में आप क्या किया, देखा। अब देखिए, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते जाते, दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, अब ध्यान देंगे कहाँ का सुल्तान है। अब 2 चैप्टर में आप चोल के बारे में पढ़ेंगे, 3 में तुगलकों के बारे में पढ़ेंगे, या 4 में आप क्या पढ़ेंगे, मुगल। जैसे बड़े बड़े आपके राज्य के अंदर कई सारे क्षेत्र आते गए। अब जब कोई आपका क्षेत्र है और उस क्षेत्र का राजा अगर अपने क्षेत्र को बढ़ा रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है बच्चों, बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो आपके सम्मिलित हो जाएंगे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 की प्रशासक की एक संस्कृत प्रशस्ति में एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया जाता गया है। देखिए दिल्ली सुल्तान जो है, एक उसकी प्रशंसा में, एक संस्कृत में हमको प्रशस्ति मतलब उसके बारे में कुछ लिखी जानकारी जो है हम लोगों को आपको प्राप्त हुई है, और उस प्राप्ति में हम लोगों को आपका ये सारी चीजें जो है आपका दिखाई दी गई हैं। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया, और क्या बताया कि एक अगर कोई आपका विशाल साम्राज्य है तो उसका क्या बताया गया, उसको शासक बताया गया है, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला था। और कहां से फैला था, आप देखिए पूर्व में क्या था आपका, बंगाल यानी कि गौड़ से लेकर कहां फैला था, आपके पश्चिम में जो जो आपकी गजनी जगह है वहां तक फैला। आप देखिए वेस्ट बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक किसी का शासक फैला था, किसका, बलबन का। उसकी प्रशंसा के बारे में हमको ऐसे उसके पत्र के, संस्कृति पत्र के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है? और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत कैसा था, संपूर्ण दक्षिण भारत द्रवण भी आ जाता था। क्या आता था, संपूर्ण भारत उसमें आता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात आदि विभिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी कि पलायन का मतलब आप था भाग जाते थे।
क्लियर है? इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। कह रहे जैसा ये लिखा गया है कि उसका इतिहास बहुत मजबूत था, उसका शासन वहां तक था, ये उसने विजय अभियान चलाए, इन सब के बारे में जो दावे हैं, जो चीजें कही गई है कि ऐसा है, ये क्या है? अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। साथ ही वे ये समझने की कोशिश में भी लगे हैं रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के विभिन्न विभिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहे हैं। और साथ में बता रहा है कि जो शासक हैं, जिस भी भाग में रहे हैं, उन भागों के जो आपके विभिन्न विभिन्न जो भाग हैं, उनका जो अधिकार है, वो उसका भी उल्लेख जो है उसमें आपका अच्छे से करते रहे हैं। अब देखिए, ये आपकी जो भाषा है, जो क्षेत्र है, कैसे कोई राजा को, कोई शासक, उसका मतलब जिसका राइटर है, वो उस राजा की प्रशंसा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर चीजों को लिख सकता है, दिखा सकता है, हमको यही बताया गया है। क्लियर है? ये थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है? सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और कई क्षेत्र ऐसे थे, आप देखेंगे, जो उनके भौगोलिक आयाम थे वो आपके क्या हो चुके थे? आपका तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा, संस्कृति क्या थी बच्चों? ध्यान देना है। उनकी अपनी संस्कृति और विशिष्ट भाषा हो गई थी। यानी कैसी हो गई थी? उनकी संस्कृति थी और विशेषता जो थी बिल्कुल साफ स्पष्ट हमको दिखाएगी। अध्याय 9 में आप इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशी से भी जुड़े गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहट चलती रही। अब देखिए, कोई राजा है, उनकी चीजें हम लोग चैप्टर 9 में बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे वैसे तो, लेकिन आप देखिए राजाओं का आपस में टकराव भी चला, क्योंकि मैं बड़ा हूं, किसी के क्षेत्र को कब्जाने के लिए। ये सब चीजें जो थी इन राजवंशों में आपस में होती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैले एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। और कह रहे कि कभी कोई शासक है कि जितना ये सब सारा राजवंश फैले, इसमें ही अपना अपना शासन खड़ा कर लिया करते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। अब होता क्या था कि जो भी आपके साम्राज्य हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके समान रूप से क्या हो गए, आपके स्थिर हैं, और ये आपके क्या हो गए, आपके सफल हो गए। तो ऐसा क्या था बच्चों? ऐसा आपका नहीं हो पाता था। उदाहरण के लिए अध्याय 3 ध्यान दीजिए और अध्याय 4 तालिका की तुलना कीजिए। किससे करना है? अध्याय का 3 और 4 की जो है आपको इनके आपस में क्या करना है? कंपेयर करना है। क्लियर है? खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी कितनी अवधि तक चले। अब चैप्टर 4 में जो तालिका दी गई है, उस तालिका के अंतर्गत हम लोग उसको पढ़ लेंगे, जान लेंगे, और कैसे कैसे अवधि है उस विषय में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए, हमको देखना है अब 18वीं सदी में जो है। अब देखिए, यहाँ कुछ चीजें आपको मिल रही है ना, आप इनको समझिए। आप बिल्कुल इनके बारे में जो इनकी तालिका है, इनकी अवधि है, मुगल शासक का कितना शासन चला, क्या स्थिति है, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे हमको तालिका मिलेगी, हम उनको पढ़ेंगे। अभी क्या है, हम 1700 से लेकर 1350 का जो हिस्ट्री है ना, हम लोग उसको देख रहे हैं। क्लियर है? 700 आपको 1750 तक का। तो उस स्थिति में जो कुछ शासक आए हैं, कुछ गए हैं, चोल भी हैं, दक्षिण भारत भी है, मुगल भी हैं, दिल्ली साम्राज्य भी, उन सब के बारे में हम लोग अलग अलग चैप्टर में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस, उन चेंजेस को देख रहे हैं हम तो बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान रहना चाहिए ये बात। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें आप लोग देखेंगे तो आप और कुछ जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था। यानी कि जब 18वीं सदी आई तो आप देखेंगे जो आपका मुगल वंश था वो क्या था, जो पतन था उसके ढाल पर खड़ा था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर उभरने लगे। जब मुगल शासन कर रहे थे तो क्षेत्रीय राजा नहीं थे, उनका एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र पर अपना क्या था, दबदबा था, अपना शासन था। लेकिन जैसे ही
मुगल शासन का पतन होने लगा तो छोटे छोटे जो सेनापति थे, जो उनके सामंत थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उसे उसे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। यानी कि जो जिस तरह से वर्षों से जो आपका शासन चल आ रहा है छोटे छोटे क्षेत्रों पर, उससे क्या हुआ, उन क्षेत्रों की क्या हो गई, आपकी जो आपका नेचर था, जो उनका तरीका था, वो कैसा हो गया, आपका बदल गया। उन पर कई बड़े छोटे राज्यों का शासन चलता रहता था। अब होता क्या, जो आपके छोटे हैं उन पर वो लोग आपका कब्जा कर लिया करते थे, फिर उन पर जो उनसे बड़े होते थे शक्तिशाली, वो उन पर आपका कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से जो था आपका शासन जो था ये चल रहा था। और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भागों पर फैले और इन क्षेत्रों को विरासत में ले ली। हुआ क्या, आपका इन क्षेत्रों में क्या हो गया, आपका फैल गई, और फैलने के बाद क्या हो गई, इसको विरासत में आपको मिल गई कुछ चीजें। ठीक है, पर इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी। और होता क्या है, हमको इन सब चीजों का पता क्या लगता है, आपकी उन परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में आपका उभरी है। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान थी। कैसी थी आपकी, कुछ एक दूसरे से भिन्न थी और कैसी कुछ एक दूसरे से समान थी। अब देखिए, कुछ परंपरा तो होती हैं हर जगह की, हर चीजों की, तो उनमें से कुछ ना कुछ आपके जो बदलाव हैं वो आपके आएंगे, और कुछ में आपकी समानता भी दिखाई देगी। और डिफरेंट तो होते ही हैं कि किसी का रहन सहन, उसकी संस्कृति, उसके तौर तरीके, उसके नियम कानून समुदाय के, वो अलग ही होते हैं। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती हैं। कैसे मिलती हैं, जो अर्थशास्त्र है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके प्रबंधन में चीजें हमको मिलेंगी, जो उच्च संस्कृत होगी, और भाषा के संदर्भ में। सन 700 से लेकर 1750 के बीच 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्राकृतिक एक दूसरे से टकराव अलग अलग नहीं पनपी। अब हुआ क्या कि जो आप देखेंगे 1000 से लेकर जो 700 के बीच का जो 1000 में जो आपका परिवर्तन हुआ है, वो एक दूसरे के टकराव से क्या हुआ, अलग नहीं पनपी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रही, और क्या हुआ कि जो उनकी अपनी विशेषताएं थी वो उनकी बनी रही, मगर समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। और होता क्या था, जो आपकी समन्वय के जो आपका सर्व क्षेत्रीय ताकत थी, उनका जो इफेक्ट है वो भी क्या दिखाई दिया हमको बच्चों, उन पर भी बहुत स्पष्ट रूप से, साफ तरीके से हम लोगों को आपका दिखाई दिया। क्लियर है, ये आपको देखना है कि कैसे कैसे आपके बदलाव, क्या क्या चीजें सब आपको नजर आ रही हैं। हमें उन सब चीजों को आपको प्रॉपर जो है ध्यान रखना है। क्लियर है, आप उनको ध्यान रखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से वो आपको समझ आ जाएंगी। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत तो हम लोगों ने जो है बच्चों यही देख लिया था कि जो आपका नए क्षेत्र और राज्य उभर के आए। अब जैसे पूरे क्षेत्र में जो साउथ का, जो दक्षिण भारत का बाद है, उसमें चोल, चेल, पांड्य निकले, मध्य भारत में कुछ और शासक निकलेंगे, और ऊपर वाले पार्ट में जो आपका दिल्ली साम्राज्य, एक शासक के बाद अनेक शासक आएगा, कोई दूसरे शासक को अपने क्षेत्र में मिला लेगा, कोई छोटे क्षेत्र को अपने क्षेत्र में अंदर करेगा, उसको आपको समाहित करेगा। तो उन सब चीजों को आप लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत आपका देखा। अब बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों की, जैसा कि आपको कुछ नए धर्म है और कुछ आपके क्या है, आपके पुराने धर्म है। उन नए पुराने धर्मों की हम लोग अपने इस चैप्टर के अंतर्गत आपके क्या है बात करने वाले। तो आप उनको एक बार देख लीजिए। इसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, कोई किसी प्रकार का आपका प्रश्न है, तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे जो है बच्चों पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो हम लोग अब एक इसमें ही नया जो पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। यूनिट है मतलब पुराने और नए धर्म। अब कुछ चीज ऐसी हैं जो आपके नई हमें पारंपरिक रूप से, सांस्कृतिक, धार्मिक रूप से दिखाई देंगी, तो हम उसको देखेंगे और बहुत अच्छे से उसको समझेंगे। तो आप लोग सब रेडी हैं? चलिए ध्यान देंगे इनको सबको आपका देखने के लिए कि क्या कैसे स्थिति इसमें बनी हुई है, क्या चीजें हैं।
ताकि हम सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका जान पाए और उनको बहुत अच्छे से आपका समझ पाए। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान रखेंगे और इनको हम एक करके आपका देखते रहेंगे। देखिए, इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। कह रहे कि जिनकी पड़ताल हम लोग कर रहे हैं उनमें जो आपके हजार वर्ष हैं, उन हजार वर्षों में कैसा हुआ है, आपके कई जो आपके बड़े परिवर्तन आए। ठीक है। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती है। और कैसी होती है आप देखेंगे कि इनकी जो स्थिति है आपकी, वो कभी कभी कैसी होती है, अलग होती है। मगर आमतौर पर इस अवस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। कह रहे जो आपका दैविक यानी कि जो देवता वाली स्थिति है, देवताओं को तत्व है, उन लोगों की आस्था कभी कभी कैसी होती है, व्यक्तिगत स्तर पर होती है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को मानता है, कोई व्यक्ति किसी को मानता है, तो हर एक स्तर पर हर एक व्यक्ति की अलग होती है। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता है। मगर होता क्या है, अगर हम लोग इसकी आमतौर पर बात करें जनरली, तो जनरली क्या होता है, जो आस्था है वो सामूहिक रूप से होता है। कोई समूह किसी भगवान को मानता है, किसी देवी देवता को पूजा करता है, कोई किसी की करता है। लेकिन हालांकि व्यक्ति अपने हिसाब से, कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए आपकी फैमिली है, आपकी मम्मी किसी और देवी को देवता को पूजते हो, उनको मानते हो, आप किसी और को, तो ये चीज बड़ी कॉमन सी हो सकती है। ठीक है। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी कि धर्म, ये प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठनों से संबंधित होती हैं। कह रहे जो भी आपके दैविक तत्व हैं, जो भी दैविक आपकी चीजें हैं, उनका जो समूह है, वो समूह जो आपकी आस्था है, वो धर्म और स्थानीय जो आपके समुदाय हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक संगठनों से कैसा होता है, आपका संबंधित होता है। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में परिवर्तन भी आता चला गया। यानी कि जैसे जैसे इनके समुदाय में आपका सामाजिक चेंजेस हुए, सोशल रिफॉर्म होने लगे, उन सोशल रिफॉर्म से क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे परिवर्तन, आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपकी बदल गई। और उन बहुत सारी चीजों के बदलने से क्या हुआ कि उनके समुदाय में, उनकी सारी चीजों में आपके परिवर्तन आ गए और ये परिवर्तन आते चले गए। देखिए, आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण, समाज में पुरोहित के रूप में ब्राह्मण का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। कह रहे क्या कारण हो, कैसे नए धर्म आए। अब देखिए, कैसे जो हमारा हिंदू धर्म था उसमें वो नए नए देवी देवता आ गए। देखिए, हमारा आस्था का विषय है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होने लगी, बहुत सारे मंदिर बनने लगे। और मंदिरों का जब निर्माण हुआ तो उनके समाज में पुरोहित वर्ग, पुरोहित मतलब जो उनका पूजा पाठ अनुष्ठान करे, और ऐसे में एक वर्ग निकला जिसका हमको पता है ब्राह्मण। और ब्राह्मण का क्या हो गया, जो आपका महत्व है वो आपका बढ़ गया और उसकी सत्ता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ के रूप में आपका चुने जाने लगा। इसलिए क्या हुआ, जो उसका महत्व है वो आपका निरंतर जो है बच्चों बढ़ता चला गया। ठीक। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर था। कि जो सांस्कृतिक ग्रंथ थे, जो उनका ज्ञान है, उस ज्ञान की वजह से क्या था, जो समाज में जो आपका ब्राह्मण वर्ग था, क्या था, ब्राह्मण वर्ग, उनका क्या था बच्चों, उन ब्राह्मण वर्ग का उनका क्या था, आपका ध्यान देंगे, उनका बड़ा आदर था। कैसा था, उनका बड़ा आदर था। इनके संरक्षक थे, और क्या थे, साथ ही में जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो सांस्कृतिक ग्रंथ है, उनके वो संरक्षक थे, उन चीजों की रक्षा भी करते थे कि इनकी व्याख्या क्या है, कैसे क्या है, तो उनके वो संरक्षक भी थे। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। अब देखिए, जो नए नए शासक बने, आपका राजा बने, उनकी प्रतिष्ठा में उनको मान दिया गया, उनका संरक्षक हुआ,
और उनके संरक्षण का समर्थन भी उन शासकों ने दिया, किसका? ब्राह्मणों का। तो इसी से क्या हो गया कि समाज में जो उनका दबदबा था, यानी कि दबदबा मतलब उनका प्रभुत्व राजनीतिक और सामाजिक, वो क्या हो गया बच्चों? वो आपका बढ़ने लगा। ठीक। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, कि जो भक्ति की अवधारणा है उसमें जो चेंजेस है उसके रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारी का वसत का कर्म कांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी कि एक ऐसी नई भक्ति आ गई जिसमें पंडित की, भगवान यानी कि देवी देवता और मनुष्य के बीच में पहले कौन था? ब्राह्मण। अब एक नई अपनी धारणा आ गई कि भगवान और यानी कि देवी देवताओं के बीच इंसान अब सीधा आपको जुड़ सकता है, स्वयं पहुंच सकता है। ठीक है, जो भगत है इस विषय में। और इसी के साथ दूसरी परंपराओं को हम लोग चैप्टर नंबर 8 में इसकी जानकारी को हम लोग क्या है बच्चों पढ़ेंगे। क्लियर है? यह आपको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीजें हैं, ठीक, हम लोगों को इनको सबको देखना है। ठीक है, चलिए, तो इन सारी व्यवस्थाओं को, इन सारी आपकी परंपराओं को हम लोगों को क्या है आपको देखना है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर के अंतर्गत हमने यही देख रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था है, कौन कौन सी ऐसी चीज हैं जिनमें परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो आपके राजनीतिक समूह हो, चाहे आपके नए सामाजिक समूह हो, चाहे नए राजाओं का क्षेत्र हो, या नए शासक हो, या आपके नए धर्म हो, उनमें कैसे बदलाव आ रहा है, एक उनका हम लोग एक ये मानिए संक्षिप्त में हम लोग उनका अध्ययन करते जा रहे हैं, ताकि हम उन सारी चीजों का अध्ययन कर सकें कैसे बदलाव आ रहा है। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि उनके बारे में हम किस चैप्टर में उनको विस्तृत से पढ़ेंगे, कहां से उनकी हमको जानकारी बहुत विस्तृत रूप में आपको मिल जाएगी, ये हमको जो है इस चैप्टर के माध्यम से ज्ञात हो रहा है। तो सभी बच्चों को क्या करना है बच्चों, आपको घर जाकर जितने लेक्चर हुए हैं उनका प्रॉपर रिवीजन करना है बुक से। और ऐसा नहीं केवल एक ही सब्जेक्ट का करना है, जो भी आपके अन्य आपके सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट का भी आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, आज का जो लेक्चर है उसको यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग आपको क्या मिलते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।